Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about topics emotional and stress management, organizational justice and whistleblowing. So हम UGC नेट JRF मैनेजमेंट का सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। कोड 17 का सारा सिलेबस कवर हम करेंगे। यूनिट 1 का सारा हम कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 ऑलमोस्ट हमारी हाफ हो गई है। आज की जो वीडियोस आएंगे उसके बाद आई थिंक जो HRM का कॉन्सेप्ट है वो रहता है। उसके बाद हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी, जो आई थिंक नेक्स्ट 4 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे एंड हम सारी यूनिट कवर करने के बाद PYQs करेंगे, पेपर 1 की भी प्रिपरेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विसल ब्लोइंग के साथ। विसल ब्लोइंग इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ साइलेंस टू रिपोर्ट इम्प्रॉपर एक्टिविटीज़ टू एन अप्रोप्रिएट पर्सन। सो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि विसल ब्लोइंग होता क्या है। विसल ब्लोइंग क्या है? जब भी आपको ये पता चलता है कि कोई पर्सन कुछ गलत कर रहा है, आप उसके लिए ऑथराइज नहीं हो, आपका वो पता करने का काम नहीं है, आप कोई स्पाई नहीं हो, बट आपको कहीं ना कहीं से ये पता चल जाता है कि वो पर्सन कुछ गलत कर रहा है, तो आप किसी ऐसे पर्सन को जाके बताओ जो सही एक्शन ले सके। मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन को ये जाके बताना कि कुछ गलत हो रहा है इज़ विसल ब्लोइंग। जैसे आप अपने स्कूल में लेके चलो, आप अपने कॉलेज में लेके चलो कि आपको पता चलता है कि कोई स्कूल में या फिर कोई कुछ गलत कर रहा है, तो आप क्या बोलते हो? आपको जाके सीधा डायरेक्टर को बताना चाहिए या फिर अपने किसी टीचर को बताना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। सो वो आपका क्या है? विसल ब्लोइंग। यानी कि अगर आपको पता है कुछ भी मिसकंडक्ट हो रहा है, कोई भी इम्प्रॉपर एक्टिविटी हो रही है, तो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन को जाके ये बताना कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो हमारी क्या होती है? विसल ब्लोइंग। और विसल ब्लोइंग करता कौन है? विसल ब्लोवर। यानी कि ऐसा पर्सन जो ये जाके बताता है उसी को हम बोलते हैं विसल ब्लोवर। Whistleblowing is providing an information which you received to the most right and appropriate person, otherwise wrong person can cause life or job threat. बिकॉज अगर हम ऐसे यूजुअली बोल रहे हैं कि कोई ऐसी गलत चीज़ हो रही है, वो जाके बताना विसल ब्लोइंग होता है। बट अगर आप इसे लार्ज स्केल पे देखो, स्पेशली आप पॉलिटिक्स में देखो, बिग ऑर्गेनाइजेशंस में देखो, तो ऐसे ये फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। एक दूसरे के साथ चीट, जो पार्टनर्स हैं या फिर जो बड़ी कंपनीज होती हैं, पॉलिटिक्स में ज़्यादा ये चीट होता है। सो अगर आपको कुछ ऐसा पता चल जाता है कि ये उसके साथ डिसीव कर रहा है, उसके साथ बिट्रायल कर रहा है, सो उसकी लाइफ को भी थ्रेट हो जाता है अगर आपको ऐसी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। सो वो इन्फॉर्मेशन अगर आपने सही पर्सन को जाके नहीं बताई तो आपकी लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को भी थ्रेट हो सकता है। बिकॉज आपको फॉर एग्जाम्पल मैनेजर के बारे में ही पता चला कि वो जो है फाइनेंशियली फ्रॉड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ फाइनेंशियली फ्रॉड कर रहा है। आपने मैनेजर की कुछ चीज़ें देख ली, कुछ डॉक्यूमेंट देख ली, जिससे आपको पता चल गया। अब आप बॉस को जाके बताओगे, लेकिन बॉस की बजाय आप अपने फ्रेंड को जाके बता देते हो जो मैनेजर के बहुत क्लोज है, तो वो क्या करेगा? मैनेजर को बता देगा कि इसको पता चल गया है, तो मैनेजर आपको निकाल देगा। इसके बजाय कि आपने ये बोला है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते थे, फाइनेंशियली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेजर हार्म कर रहा था आप उससे बचा सकते थे, बट उसके बजाय आपने खुद को ही गलत प्रूव कर दिया। सो वो क्यों? क्योंकि आपने सही अप्रोप्रिएट पर्सन नहीं चुना। इसीलिए विसल ब्लोइंग में क्या होता है कि जो भी आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिली है वो किसी अप्रोप्रिएट पर्सन को जाके बताना, सो दैट उस पर सही एक्शन लिया जा सके। Whistleblower is an individual who without authorization reveal that private and unclassified information about an organization to the person। यानी कि विसल ब्लोवर कौन होता है? जैसे विसल ब्लोइंग क्या है? ऐसी मिसकंडक्ट या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि गलत है या गलत हो रहा है, उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप किसी एक सही पर्सन को जाके प्रोवाइड करते हो, वो विसल ब्लोइंग होती है। और जो एक्चुअल में इस काम को परफॉर्म करता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है, उसका ये वो नहीं है, उसकी जॉब नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और प्रोवाइड करना। अगर वो जॉब है तो वो फिर क्या हो जाएगा? स्पाई। यानी कि लीगली आपने उसे वर्क दे रखा है, बट अगर आपने वो काम उसे नहीं दे रखा और फिर वो कर रहा है, तो वो हमारा क्या होता है? विसल ब्लोवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए इसके रिगार्डिंग क्या है? लीगल सिस्टम होता है, यानी कि विसल ब्लोवर। बिकॉज मैंने बोला कि अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो वहाँ पे उसको लाइफ थ्रेट भी हो जाता है, बिकॉज उसके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सो उसलिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी बनाने के लिए या फिर एक नॉर्मल जो विसल ब्लोवर है उसकी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए हैं, लीगल सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी को, सेफ्टी को और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए। कि अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसा
होता है ना कि आप पुलिस को जाके कोई प्रूफ दो, तो आप एज अ विसल ब्लोवर जा रहे हो, आप किसी के अगेंस्ट प्रूफ दे रहे हो, बट आप बोल रहे हो कि आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहनी चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी का भी एक लॉ होता है कि अगर वो जो हमें प्रूफ प्रोवाइड कर रहा है वो इंसान चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी ओपन ना की जाए, डिस्क्लोज ना की जाए, बिकॉज उसके ऊपर लाइफ थ्रेट हो सकते हैं। सो ऐसे भी लॉज बने हुए हैं जिसकी वजह से हम उसकी सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोज एक्ट 1998, ये उनमें से एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। फॉर ऑल एम्प्लॉयर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एनकरेज विसल ब्लोइंग दैट एनकरेज टू ड्रॉ अटेंशन ऑन रॉन्ग डूइंग्स। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, सबको एनकरेज करे विसल ब्लोइंग के लिए। क्यों? ताकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गलत करे, कोई भी मिसकंडक्ट हो, तो बॉस को या मैनेजर को सिंपली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, विसल ब्लोवर हो, ताकि मिसकंडक्ट, फ्रॉड या फिर कोई भी बिट्रायल करना चाहता है उसके रिगार्डिंग उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है विसल ब्लोइंग की? इंडिविजुअल एक्ट है, यानी कि एक पर्सन अपनी चॉइस से करता है, खुद अकेला करता है। एक नहीं है कि कोई ग्रुप नहीं बिठा रखा आपने विसल ब्लोइंग करने के लिए। विसल ब्लोइंग एक सिंपल सिंगल पर्सन ही करता है, जो है हमारा इंडिविजुअल एक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विसल ब्लोवर। देन मोरल मोटिव, उसका मोटिव फाइनेंशियल नहीं होता। अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो और उसके बदले में आप पैसे लेते हो या उसके बदले में आप कंसिडरेशन लेते हो, तो फिर वो विसल ब्लोइंग नहीं है। अपने बिना किसी फाइनेंशियल या बेनिफिट मोटिव के बाद जब आप ये कर रहे हो, जब जाके आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, सिर्फ मोरल मोटिव, बिकॉज आप चाहते हो कि सब कुछ जस्टिस में रहे, सब कुछ इक्वल रहे, कोई भी गलत चीज़ परफॉर्म ना हो, सोशल मोटिव की वजह से आप जाते हो, वही हमारा विसल ब्लोइंग में आता है। बिकॉज ऐसे तो हमारी जॉब भी होती है ना, एक स्पाई होता है, जासूस होता है, उसका काम ही ये सब करना होता है, तो जासूस को हम विसल ब्लोवर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उसके लिए बदले में पैसे लेता है। विसल ब्लोइंग क्या है? जिसका मोरल मोटिव होगा। रीजनेबल बिलीफ, यानी कि वो सोचता है, आप उसी पर्सन के पास जाते हो या उसी पर्सन को विसल ब्लोइंग की जा सकती है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक एम्प्लॉय है जो बिल्कुल लेजी है, बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल केयरलेस है, किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। अगर वो आके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो आप उस पर अटेंशन पे ही नहीं करोगे, चाहे वो कैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो। तो उसके ऊपर रीजनेबल बिलीफ यानी कि ट्रस्ट होना रिक्वायर्ड है। एक ऐसा पर्सन ही विसल ब्लोवर हो सकता है जिस पे लोग बिलीव करते हो कि ये जो बोल रहा है ये सच ही बोल रहा है। देन कॉलिंग अटेंशन, जो विसल ब्लोवर होता है, अगर वो किसी को बताने जा रहा है तो उसकी मेन मोटिव क्या होती है कि उसे अटेंशन चाहिए होती है कि आप मेरी सुनो, बिकॉज मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ वर्किंग के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई या फिर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत गलत हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप जाके अपने बॉस को शेयर करने वाले हो और आपने बताया, उसके बाद बॉस कहता है कि आपको यही काम है और कुछ देखते नहीं, आप यही देखते फिरते हो, तो फिर आपको क्या होगा? नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो और नेक्स्ट टाइम आप ये कहोगे ये तो बुरा कर ही रहे हैं, मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ अच्छा करने की लोड नहीं है या फिर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज वो परफॉर्म ही ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने रिस्पॉन्स ही ऐसे दिए। सो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि जो विसल ब्लोवर होता है, बिकॉज वो अपने मोरल मोटिव के लिए जाता है, उसका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लेके जाता वो, तो अगर वो अपने मोरल मोटिव के लिए जा रहा है तो उसे एटलीस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। वॉलेंट्री एक्ट, यानी कि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप विसल ब्लोवर बनो। ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज करती है, अपने एम्प्लॉय से चाहती है कि वो विसल ब्लोइंग करें, यानी कि अगर उन्हें कभी भी पता चले कि मिसकंडक्ट हो रहा है तो वो जाके बताएं। बट ये एक वॉलेंट्री एक्ट होता है, फोर्स नहीं किया जा सकता, ये एक एम्प्लॉय की चॉइस है कि वो बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते। देन डिफरेंट टाइप के विसल ब्लोवर्स होते हैं। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि विसल ब्लोइंग होता क्या है। विसल ब्लोइंग का मतलब है कि जब भी आपको पता चलता है कोई भी अनफेयर या मिसकंडक्ट हो रहा है, जब उसे आप जाके किसी अप्रोप्रिएट पर्सन को बताते हो सो दैट उस पर सही एक्शन लिए जा सकें बिना अपने किसी बेनिफिट के, बिना अपने किसी फाइनेंशियल मोटिव के, उसको हम बोलते हैं विसल ब्लोइंग। उसे परफॉर्म कौन करता है? विसल ब्लोवर, जिसकी सेफ्टी बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लीगल सिस्टम के अंदर मेंटेन की जाती है एंड उसकी ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग की कितने तरीके की विसल ब्लोइंग हो सकती है? सो बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग: इंटरनल,
एक्सटर्नल, पर्सनल, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। इंटरनल विसल ब्लोइंग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे मिसकंडक्ट के बारे में जब आप बताते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई मिसकंडक्ट हो रहा है, कुछ अनफेयर हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उस चीज़ के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन एक एप्रोप्रिएट पर्सन को प्रोवाइड करते हो, वो हमारी होती है इंटरनल विसल ब्लोइंग। जब एक्सटर्नल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो लोग हैं लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं, वो आपको उससे रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, वो आपकी होती है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, कितने भी डिपार्टमेंट लगा लो, R&D है। अगर ये मिसकंडक्ट कर रहे हैं, ये कुछ गलत कर रहे हैं और उसको आप बता रहे हो, तो वो आपकी क्या हुई, इंटरनल विसल ब्लोइंग। बट बाहर आपके जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, पब्लिक है, अगर इनके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन की वो ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी, एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। नाउ पर्सनल विसल ब्लोइंग में क्या होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशनल मैटर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हो, एक पर्सन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो कि ये पर्सन कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं माने जाते, जो मॉरली करेक्ट नहीं है, जो सोशली इनजस्टिस में आते हैं कि वो जस्टिस नहीं है, ऐसे काम कोई पर्सन करता है, उस पर्सन के मोटिव्स को जब आप डिफाइन करते हो किसी और पर्सन को, वो आपका होता है पर्सनल विसल ब्लोइंग, जो मेनली पॉलिटिक्स में होता है। यानी कि आप इंटेंशंस, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में दो पार्टी कई बार इकट्ठा आ जाती हैं, सो कुछ ऐसे विसल ब्लोवर होते हैं जो एक पार्टी के कनेक्शन में होते हैं और दूसरी पार्टी के भी कनेक्शन में होते हैं, तो उन्हें ऐसी न्यूज़ पता चल जाती है कि जो दूसरी पार्टी एक्चुअल में वो चाहती है कि हम इकट्ठा हों और फिर वो हमारी पार्टी को ही बिट्रायल करके किसी और के साथ जुड़ जाए। तो उसके टाइम आप क्या कर रहे हो, कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, उस पर्सन की इंटेंशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी को प्रोवाइड करते हो, वो आपकी होती है पर्सनल विसल ब्लोइंग। कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग सिंपली सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी विसल ब्लोइंग होती है, यानी कि जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के कंडक्ट से रिलेटेड होंगी, ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड होंगी, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो हमारी कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग में आती है। एंड गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग क्या होती है कि जो इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो इन अप्रोप्रिएट कामों के रिगार्डिंग। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसी फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो गलत काम कर रही होती हैं, तो लोग सीधा गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, स्टेट है, फाइनेंशियल, जितनी भी गवर्नमेंट को वो कर सकते हैं, उन गवर्नमेंट को वो लेटर लिखते हैं। यानी कि डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन किसे शेयर कर रहे होते हैं, एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को शेयर कर रहे होते हैं। सो जब भी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग। नाउ मोटिव्स ऑफ विसल ब्लोइंग की क्यों जाती है, उसके पीछे क्या मोटिव है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एथिकल कंडक्ट बना रहे। बिकॉज अगर विसल ब्लोइंग कर रहे हैं तो जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उनके बारे में हम उन्हें बता देंगे, एक अप्रोप्रिएट पर्सन को बता देंगे, सो दैट उनको कम किया जा सके या उस गलत काम को रोका जा सके और एथिकली कंडक्ट किया जा सके। टू हाईलाइट द डेंजर, हमें पहले ही डेंजर का पता चल जाए, बिकॉज अगर कोई मिसकंडक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली फ्यूचर में वो हमारे लिए कोई ना कोई हार्म या कोई ना कोई डेंजर लेके आएगा। तो अगर हम विसल ब्लोइंग करते हैं तो उससे पहले ही हमें पता चल जाता है कि क्या डेंजर हो सकते हैं। अगर कोई थ्रेट होता है, यानी कि कोई खतरा होता है, कोई ऐसा जितना भी पब्लिक पे थ्रेट होता है, हमें सब पता चल जाता है। एंड मोटिवेट टुवार्ड्स मोरालिटी, अगर हम विसल ब्लोइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्या होता है, जो भी विसल ब्लोइंग करता है उसका मोरल मोटिव होता है। तो इसका मतलब अगर हम दूसरे लोगों को एनकरेज करते हैं विसल ब्लोइंग करने के लिए, तो हम मोरालिटी को एनकरेज कर रहे हैं, कि हम एनकरेज कर रहे हैं लोगों को सही का साथ देने के लिए। सो ये क्या करता है, एनकरेज करता है मोरालिटी को भी। इज विसल ब्लोइंग मोरली जस्टिफाइड, कब हम मानते हैं कि विसल ब्लोइंग मोरली जस्टिफाइड है, यानी कि बिल्कुल सही है, उसमें हमारा मीन्स जो विसल ब्लोइंग कर रहा है उसका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। कब हम ऐसा सोचते हैं, जब जो विसल ब्लोइंग कर रहा है उसकी इंटेंशंस भी अच्छी हों, उसका फेथ और इंटेंशन अच्छे हों, उसका इंटेंशन यही हो, उसका मोरल और सोशल इंटेंशन हो कि वो चाहता है कि कुछ भी गलत ना हो, कोई भी डेंजर ना आए। अगर उसका इंटेंशन क्या है कि अगर मैंने बताया तो मुझे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मुझे कुछ प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, मेरी पावर बढ़ जानी चाहिए। सो अगर उसकी इंटेंशन खुद के बेनिफिट की है तो फिर हमारी विसल ब्लोइंग मोरली जस्टिफाइड नहीं है। अगर उसका पॉजिटिव फेथ है, पॉजिटिव इंटेंशन है, तभी हमारी विसल ब्लोइंग मोरली जस्टिफाइड है। विद रीजनेबल एविडेंस, जब भी आप
विसल ब्लोइंग करते हो तो हमेशा आपके पास रीजनेबल एविडेंस होने चाहिए, यानी कि जिस पर्सन के रिगार्डिंग, जिस कंडक्ट के रिगार्डिंग आप बोलने जा रहे हो, कि जिस चीज़ के आप अगेंस्ट हो, उसके रिगार्डिंग आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। सारे इंटरनल चैनल्स को मिला के चलना चाहिए आपको, यानी कि अगर आपका प्रोसीजर ये है कि जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको हर एक चीज़ को कंफर्म कर लेना चाहिए, तभी जाके उस विसल ब्लोइंग को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको डाउट है और आपने जाके बोल दिया। एंड जो भी हमारी विसल ब्लोइंग है उसे अवॉइड करना चाहिए कि वो मोरल वैल्यूज़ को वायलेट ना करे, यानी कि जो भी हमारी विसल ब्लोइंग है वो जो पर्सन कर रहा है वो उसको एक लिमिट में रह के करे, उसकी वर्डिंग, उसके एक्शंस कभी भी किसी को हर्ट ना करते हों, वो मोरली जस्टिफाइड होने चाहिए, तभी हमारी विसल ब्लोइंग जस्टिफाइड होगी। अदरवाइज अगर वो इन 4 चीज़ों को फॉलो नहीं करता तो वो मोरली इनजस्टिफाइड हो जाती है। प्रोटेक्शन लॉ क्या है? इन लॉज के आपको ईयर और नेम पता होने चाहिए जो पूछे जा सकते हैं, जैसे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 1989, द विसल ब्लोअर एक्ट 1994 एंड द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 जो 14 में और 15 में अमेंड भी हुआ था, यानी कि इसमें और चेंजेस आए थे। नाउ सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होता है? जस्टिस ऑफ फेयरनेस रेफर्स टू द आइडिया दैट एन एक्शन और डिसीजन विच इज़ मोरली राइट और रॉन्ग, यानी कि जस्टिस या फेयरनेस हमें क्या बताते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, क्या वो मोरली सही है या गलत है। अगर वो सही है तो वो जस्टिस है, अगर वो सही नहीं है तो वो इनजस्टिस है। जस्टिस यानी कि न्याय, एक तरीके से इक्वालिटी, बिल्कुल सही है, हमें जस्टिस चाहिए। जस्टिस का मतलब ही क्या होता है? जो बिल्कुल करेक्ट थिंग है हमें वो चाहिए। इनजस्टिस यानी कि कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, गलत हो रहा है। सो जस्टिस क्या होता है? जो हमें ये डिटरमाइन करता है कि कौन सी चीज़ मोरली करेक्ट है और मोरली इनकरेक्ट है। जस्टिस एंड इट्स एग्जीक्यूशन इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट नीड ऑफ ह्यूमन बींग। हर पर्सन चाहता है कि जस्टिस हो, उनके साथ हमेशा जस्टिस हो, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन या इनजस्टिस ना हो। इट डिफाइन व्हाट इज मॉरली राइट एंड मॉरली रॉन्ग। दैट इज वाई जस्टिस प्ले एन इफेक्टिव एंड मेजर रोल इन स्टडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, इधर इनसाइड और आउटसाइडेड। कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर पर्सन प्रेफर करता है कि उसकी लाइफ में कुछ हो या ना हो, जस्टिस हमेशा होना चाहिए। जो वो डिजर्व करता है उसे मिले, जो बाकी डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिले, लेकिन कोई भी अनडिजर्विंग चीज़, गलत चीज़ उनके साथ ना हो, हमेशा जस्टिस हो। और इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिकॉज एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वो ह्यूमन बींग ही हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में भी उनके साथ जस्टिस हो। सो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस रेफर्स टू द एम्प्लॉयज परसेप्शन फ्रॉम द जस्टिस एंड फेयर बिहेवियर एंड इट स्टडीज दैट हाउ टू बिहेव विद एम्प्लॉयज सो दैट दे फील बीइंग ट्रीट फेयरली। यानी कि एम्प्लॉय जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनका क्या मानना है, उनका क्या परसेप्शन है, उनका क्या नज़रिया है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ जस्टिस कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपको ये लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ फेयर बिहेवियर कर रही है, जितनी सैलरी आप डिजर्व कर रहे हो उतनी प्रोवाइड कर रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, अगर आप प्रमोशन डिजर्व कर रहे हो तो आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस है। बट जब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फील करते हैं कि उन्हें फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा, इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इनजस्टिस है। सो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या डिटरमाइन करता है कि एम्प्लॉयज़ का क्या परसेप्शन है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा बिहेवियर किया जा रहा है उनके साथ, क्या वो फेयर है या उसके अंदर जस्टिस है या नहीं। अगर उनके साथ फेयर और इक्वल बिहेवियर किया जा रहा है तो वो जस्टिस है, अदरवाइज वो इनजस्टिस के अंदर आ जाता है। अब हमारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल, टेम्पोरल एंड इंट्रैक्शनल। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का ही मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के बीच में इक्वालिटी मेंटेन रखना, फेयरनेस को मेंटेन रखना। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम हमारा जस्टिस होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है? अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाने के बाद उन्हें सैलरी देती है, कंपेंसेशन देती है, बेनिफिट्स देती है। तो यही ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उसके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, उसके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। वो हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और ये किस चीज़ पे फोकस करता है? इक्विटी, इक्वालिटी एंड नीड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम इक्विटी पे हमें फोकस किया जाना चाहिए। प्रोसीजरल जस्टिस, प्रोसीजरल क्या होता है? यानी कि प्रोसेस से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस फॉलो की जाती है, जो पॉलिसी आपने बता दी, जो प्रोसेस बना रखी हैं, जो प्रोसीजर बना रखे हैं, वो अब उनका जस्टिस क्या होगा कि अगर आपने पॉलिसी बना रखी है तो वो फॉलो होनी चाहिए, वो हमारा होता है प्रोसीजरल जस्टिस।
It include decision making process and decision regarding policies and procedures in organization. Its main focus is on policy, procedure and process. यानी कि अब ये उसका ऊपर वाले का मेन फोकस किस पे था, इक्विटी, इक्वालिटी एंड नीड पे, प्रोसीजरल का किस पे, प्रोसेस पे, प्रोसीजर पे और पॉलिसी पे। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ये तीनों चीज़ें बना रखी हैं तो उन्हें फॉलो करना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, प्रोसीजरल जस्टिस है। नाउ इंटरेक्शनल जस्टिस। इंटरेक्शनल जस्टिस क्या होता है, आप इंटरेक्ट करते हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ बात करता है, एम्प्लॉयज़ अपने कलीग्स के साथ बात करते हैं, सुपरवाइज़र उसके अंदर जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनके साथ बात करता है। तो उन सब के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो फेयर होनी चाहिए, उसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, वो हमारा होता है इंटरेक्शनल जस्टिस। It denotes fairness and equality to the interpersonal relationship, as when two people interact with each other, do they behave right treatment with each other or not। यानी कि जो दो पर्सन अगर आपस में मिल रहे हैं, क्या उनके बीच में सेम ट्रीटमेंट है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हो बट वो पर्सन आपको सामने से इंसल्ट ही किए जा रहा है, आपको एम्बेरस फील किया कराया जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे इंटरेक्शनल जस्टिस नहीं है। जब दो पर्सन आपस में बात करते हैं तो दोनों रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की सेम जस्टिस, सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर आपका जो बॉस है वो सभी एम्प्लॉयज़ के साथ सेम इंटरेक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि एक उसका फेवरेट है तो उसके साथ वो ज़्यादा अच्छे से रहता है, उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, वो क्या होगा, इनजस्टिस हो जाएगा। इंटरेक्शनल जस्टिस क्या होता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेक्शंस होती हैं वो फेयर होनी चाहिए। टेम्पोरल जस्टिस। टेम्पोरल जस्टिस क्या कहता है, इट इज़ रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम एंड प्रोवाइडिंग थिंग्स इन अ टाइमली मैनर। यानी कि टाइम से रिलेटेड जो जस्टिस, अगर टाइम सबके लिए 9 to 5 है तो सबके लिए 9 to 5 है। टाइम से रिलेटेड जो भी जस्टिस होगा, यानी कि अगर किसी को 1 घंटे फ्री टाइम दिया जाता है तो सबको 1 घंटे रिलैक्सेशन टाइम दिया जाना चाहिए। सो जितना टाइम एलोकेट किया जाता है उससे रिलेटेड जो जस्टिस होता है वो हमारा होता है टेम्पोरल जस्टिस। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 जस्टिस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, इंटरेक्शनल जस्टिस एंड टेम्पोरल जस्टिस। जो हमारा इंटरेक्शनल जस्टिस है उसका मेन फोकस किस पे होता है, बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप और डिग्निटी पे। नाउ एरियाज़ वेयर एम्प्लॉय कैन फील इनजस्टिस। ऐसे कौन से प्लेसेस है जहाँ एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है। सैलरी के बीच में वो फील कर सकते हैं कि उन्हें अप्रोप्रिएट सैलरी नहीं प्रोवाइड की जा रही, आपको कम मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही है। वर्किंग हार्स, आपको 9 to 5 की जगह आपको 9 to 7 काम करना पड़ रहा है, कोई 9 to 4 करके ही चला जा रहा है। इंटरपर्सनल रिलेशंस, बॉस आपसे अच्छे से बात नहीं करता, दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा है, इवन दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। प्रमोशन, आपकी परफॉर्मेंस और सामने वाले की परफॉर्मेंस सेम थी, फिर भी प्रमोशन सिर्फ उसको मिला, वहाँ आप इनजस्टिस फील कर सकते हो। या अपॉर्चुनिटीज़, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, दूसरों को मिल रही है। नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रेस क्या है। बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम यूज़ करते रहते हैं कि स्ट्रेस हो गया, मुझे तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम नियर बाय है तो मुझे उसका स्ट्रेस है। बट स्ट्रेस होता क्या है और क्या चीज़ें स्ट्रेस के अंदर इंक्लूड नहीं होती, ये हमें पता होनी चाहिए। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, अगर इस नेट जेआरएफ के लिए फॉलो कर रहे हैं, उसको परस्यू करना चाहते हैं तो शेयर करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज़ एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू अ डिस्टर्बिंग फैक्टर इन द एनवायरनमेंट एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ सच रिएक्शन। यानी कि आपकी एनवायरनमेंट में कोई ऐसा फैक्टर जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उस पर जो आपका रिस्पॉन्स या रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कल एग्ज़ाम है बट अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो वो जो फैक्टर क्या है आपका, वो एग्ज़ाम, उस पर जो आपका रिस्पॉन्स है कि ओ माय गॉड मैंने तो अभी तक प्रिपरेशन ही शुरू नहीं किया है, मैं कैसे सारी यूनिट कवर करूँगी, मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, वो चीज़ क्या है, वो रिएक्शन आपका स्ट्रेस है। तो जो भी आपका डिस्टर्बिंग फैक्टर है एनवायरनमेंट के अंदर, जिसका रिएक्शन आपके लिए एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। यानी कि एक ऐसा फैक्टर एनवायरनमेंट के अंदर जो हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है और उस डिस्टर्बिंग फैक्टर पे जो हमारा रिएक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। The physical and psychological demand from the environment that causes stress is known as stressor। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने बोला था कि एक फैक्टर है जो हमें डिस्टर्ब करता है और उस पर जो रिएक्शन होता है वो हमारा स्ट्रेस है, उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर। यानी कि जो चीज़ें स्ट्रेस को क्रिएट करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर।
स्ट्रेस इज इटसेल्फ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे, कि स्ट्रेस के पॉजिटिव रिजल्ट भी होते हैं एंड नेगेटिव रिजल्ट भी होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेस दो टाइप का होता है, एक जो पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करता है, एक जो नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जिस स्ट्रेस से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि वो स्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि हमारे अंदर एक अनदर लेवल की पावर आ जाती है कि नहीं अब तो मुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्ट्रेस हुआ कि आपका कल एग्जाम है और आपकी 2 यूनिट अभी भी बची हुई हैं, तो आपके माइंड में क्या आया कि अब तो मुझे करनी है, चाहे पूरे रात मुझे जगना पड़े और मुझे करना है। तो वो आपका क्या है, जो आपके अंदर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, मोटिवेशन क्रिएट करता है कुछ को चीज़ को पाने के लिए, गेन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसको हमारा मेन उसका टाइप क्या बोला जाता है, यू स्ट्रेस। यानी कि ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस, जो हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है। बट अगर आपके माइंड में आया कि कल है आपका एग्ज़ाम, अभी तक आपने किया नहीं है, कैसे होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो 8 यूनिट भी रिवाइज नहीं कर पाई हूँ, वही मेरे माइंड में नहीं है, मैं तो सब कुछ भूल गई, तो जिसकी वजह से नेगेटिव साइड आएगी, यानी कि जो आता था अब वो भी चला गया, सारा टाइम आपका टेंशन में ही चला गया और वो आपको फिजिकली और इमोशनली ब्रेक डाउन कर देता है। वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। सो पॉजिटिव को बोलते हैं यू स्ट्रेस, नेगेटिव को बोलते हैं डिस्ट्रेस, और पॉजिटिव स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा होता है। व्हाट इज़ नॉट स्ट्रेस, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर एक पर्सन है, उसके पास अगर स्ट्रेस नहीं है, यानी कि ज़ीरो स्ट्रेस है, तब भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर टू मच स्ट्रेस है तब भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऑप्टिमम लेवल का स्ट्रेस होना भी रिक्वायर्ड है। अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आप अपने पूरे एफर्ट्स भी नहीं डालोगे। सो स्ट्रेस होना ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रेस होगा, पॉजिटिव स्ट्रेस होगा आई वुड से, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। आप अपने 100% देते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है, बेटर वर्किंग होती है, आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। सिमिलरली अगर आपको स्ट्रेस नहीं होते, आपको ये लगता है कि टाइम अभी तो 6 महीने पड़े हैं, 7 महीने पड़े हैं, आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तो आप काम ही नहीं करोगे। आपको लगेगा इतना टाइम है, इतना टाइम है, आप प्रिपेयर ही नहीं करोगे। तो आप किस पॉइंट पे आ जाओगे, जहां आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम है, क्वालिटी भी कम है, बहुत स्लो आप वर्किंग कर रहे हो, लेजी होते हो। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपको लगता है कि कैसे करेंगे, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी क्यों कम होगी, क्योंकि टेंशन इतनी ज़्यादा है, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, आपकी आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी क्वालिटी कम हो जाएगी। तो हमेशा आप चाहते हो कि आप ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस पे रहो, आपको यू स्ट्रेस हो, ना तो डिस्ट्रेस हो और ना ही ज़ीरो स्ट्रेस हो। अब क्या चीज़ स्ट्रेस नहीं होती, स्ट्रेस सिंपली कोई एंग्जाइटी या नर्वस टेंशन को हम स्ट्रेस नहीं बोलते हैं। अगर कोई नर्वस है तो आप ये नहीं बोलोगे कि वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस क्या होता है, जब कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर ही क्रिएट करेगा तभी आप क्या करोगे, स्ट्रेस में होते हो। स्ट्रेस नॉट ऑलवेज भी डैमेजिंग, कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव रिजल्ट नहीं लेके आता, बिकॉज अभी मैंने बोला कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस या यू स्ट्रेस होना तो रिक्वायर्ड है। अगर आप इतने ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस में हो तभी आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। सो स्ट्रेस से हमेशा नेगेटिव रिजल्ट नहीं आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं। स्ट्रेस इज़ नॉट ऑलवेज ड्यू टू द ओवरवर्क, हमेशा ज़्यादा वर्क की वजह से स्ट्रेस नहीं होता। कई बार वर्क ना होने की वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है, कि आपके पास करने को कुछ नहीं है, वो चीज़ भी स्ट्रेस करती है, कि आप तो हर चीज़ से लाइक यू आर फेड अप विद एवरीथिंग, आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ, तो तब भी आप क्या हो जाता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और स्ट्रेस को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, और बॉडी की एक लिमिटेड कैपेसिटी ही होती है उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने की। अगर हमने उस कैपेसिटी को क्रॉस कर दिया तो हम कंप्लीटली लाइक फिजिकली इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड अपॉन, कि एक जो स्ट्रेस है वो आप पे कितना इम्पैक्ट डालेगा, वो कितना पावरफुल है आपके लिए, वो डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे, पास्ट एक्सपीरियंस पे, सोशल सपोर्ट पे, एंड आपके इंडिविजुअल डिफरेंस पे। यानी कि जैसे हमने बोला था ना, इंडिविजुअल डिफरेंस, टाइप ए पर्सनैलिटी एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। सो अगर आपकी किस तरीके की पर्सनैलिटी है वो भी अफेक्ट करता है। जैसे टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग क्या होते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, हमेशा रश में रहते हैं, एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो ऐसे पर्सन को स्ट्रेस होता है। टाइप बी क्या कहते हैं, आराम आराम से काम करते हैं, एक काम पे पहले फोकस करते हैं, काम रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो इन्हें स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं होती। बट जैसे आपके इंडिविजुअल डिफरेंस है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्ट्रेस होगा। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि आप किस पर्सनैलिटी टाइप में आते हो, उस पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेस का कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। सोशल सपोर्ट, अगर आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेटिव्स हैं, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा, उसका इंपैक्ट कम होगा। लेकिन अगर आप अकेले हो और आपको स्ट्रेस हुआ तो उसके बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस,
यानी कि आपके पहले क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, पहले भी आपने ऐसे एग्जाम्स दिए हैं जब सिर्फ एक दिन बचा हुआ था, आपने प्रिपरेशन की थी और आपको अच्छे मार्क्स मिले थे। तो अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे हैं तो स्ट्रेस का कम इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर पास्ट एक्सपीरियंस भी ड्रास्टिक हैं कि लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया, मैं फेल हो गई बिकॉज मेरे पास एक ही दिन था, तो अगर आपके पास दोबारा ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली स्ट्रेस ज़्यादा होगा। सो पास्ट एक्सपीरियंस से भी डिपेंड करता है कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। एंड परसेप्शन, सिंपली आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी सोच क्या है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो स्ट्रेस का कम इम्पैक्ट रहता है, बट अगर आप खुद ही नेगेटिव रहते हो तो स्ट्रेस का ऑब्वियसली ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इम्पैक्ट होता क्या क्या है स्ट्रेस का, स्ट्रेस के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ते हैं एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। साइकोलॉजिकल यानी कि आपके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर स्ट्रेस क्रिएट होगा आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो उससे क्या होगा, पुअर डिसीजन मेकिंग होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग कम हो जाएगी बिकॉज आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। आप स्ट्रेस में जब होते हो, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ जो हम इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ये क्या है, जब नेगेटिव स्ट्रेस होता है, बिकॉज पॉजिटिव तो हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो नेगेटिव स्ट्रेस के क्या इम्पैक्ट होते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं कर पाते, बहुत ही गलत डिसीजन ले लेते हैं उस टाइम पे, बाद में हमें पछतावा होता है, रिग्रेट करते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपके अंदर अगर स्ट्रेस है, आपको कल पढ़ना, आपका कल टेस्ट है और आपने नहीं पढ़ा है तो आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो गया ना, तो आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। एक पेज को आपने पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं आपने क्या पढ़ा है, आपने पूरी वीडियो सुन ली, आपको पता ही नहीं आपने क्या सुना है, तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाती। फॉरगेटफुलनेस, आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो बट आप भूले जा रहे हो। 5 पॉइंट आपने याद किए, नेक्स्ट 5 याद करने गए तो वो भूल गए। एक की प्रोसेस याद की, दूसरे के पॉइंट याद करने लगे तो प्रोसेस को भूल गए। तो ये किसकी वजह से होता है, आपके स्ट्रेस की वजह से होता है। देन साइकोलॉजिकल हमारी ये थी। अब हमारे फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी पे क्या इंपैक्ट डालते हैं वो, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कोलेस्ट्रोल इंक्रीज हो जाता है, हार्ट की डिजीज हो सकती हैं, या फिर आपकी हेडेक हो सकता है। सो ये सब डिजीज आपको क्रिएट कर सकता है। ये सब चीज़ें क्या होती है, स्ट्रेस के इम्पैक्ट होते हैं। अब बिहेवियरल आउटकम, आपके बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आता है स्ट्रेस का, तो सबसे पहले डिससेटिस्फैक्शन। तो 3 तरीके के इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। बिहेवियर में क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, आप अब्सेंट रहना स्टार्ट कर दोगे, टर्नओवर हो गए, यानी कि आप क्या करोगे, लीव कर दोगे ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप अपने पूरे कंसंट्रेशन से काम नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, डिससेटिस्फैक्शन होगा। सो ये आपकी क्या है, बिहेवियरल आउटकम। सो स्ट्रेस में हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि स्ट्रेस क्या होता है, क्या चीज़ों को हम स्ट्रेस के अंदर इंक्लूड नहीं करते, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रेस कितना इंपैक्ट करेगा, वो क्या थे, हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है, सोशल सपोर्ट पे डिपेंड करता है, हमारी पर्सनैलिटी या फिर इंडिविजुअल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, एंड हमारा क्या था कि पास्ट एक्सपीरियंस क्या है उस पर डिपेंड करता है। फिर इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल क्या होंगे, साइकोलॉजिकल हमारे माइंड पे क्या होंगे, एंड बिहेवियरल आउटकम क्या होंगे। कोजेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कोज कौन करता है, यानी कि स्ट्रेसर्स कौन कौन है। जैसे हमने बोला ना एक डिस्टर्बिंग फैक्टर, तो डिस्टर्बिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे आपका डिस्टर्बिंग फैक्टर आपकी पर्सनैलिटी, जैसे मैंने बोला पर्सनैलिटी टाइप ए एंड बी, तो टाइप ए आपकी खुद पर्सनैलिटी ही आपके लिए स्ट्रेसर है। ओवरलोड एंड अंडरलोड ऑफ रोल, यानी कि या तो आपको बहुत ज़्यादा काम दे दिया, बहुत ही ज़्यादा, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तब आपको स्ट्रेस हो सकता है, या फिर आपको काम ही नहीं दिया जिस वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। रोल कन्फ्लिक्ट एंड रोल एम्बिग्यूटी। रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि आपको 2 रोल मिले हुए हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा परफॉर्म करना है, आपको एज ए लीडर वर्क करना है और आपको एज ए मैनेजर वर्क करना है। अगर आप यही क्लियर नहीं हो तो वो आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है कि आपको अपने रोल क्लियर ही नहीं हो पा रहे, मीन्स कि मुझे एक्चुअल में कौन सा परफॉर्म करना है, 2 रोल के बीच में आप फंसे हुए हो। रोल एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है, रोल तो आपको एक ही मिला हुआ है बट उसके बारे में आपको क्लियर नहीं है कि मुझे परफॉर्म क्या करना है, इस रोल के अंदर चीज़ें क्या आती है, एज अ मैनेजर मुझे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी होंगी। तो अगर आपको रोल क्लियर नहीं है, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, कन्फ्लिक्ट की वजह से, एम्बिग्यूटी की वजह से, या फिर अंडरलोड कर रखा है, या फिर ओवरलोड है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल स्ट्रेसर्स होते हैं। ग्रुप लेवल स्ट्रेसर्स हमारे क्या होते हैं, मैनेजरल बिहेवियर। अगर मैनेजर का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं है, आपके मैनेजर्स आपसे बहुत रूड बिहेव करते हैं, तो वो स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है कि भाई मेरे साथ उनके पर्सनल रिलेशन इतने खराब क्यों हैं। लैक ऑफ कोहेंसिवनेस, बाकी लोगों के साथ आपका अच्छा कनेक्शन नहीं है, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज़ आपको स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। ग्रुप कन्फ्लिक्ट, आपके झगड़े होते रहते हैं, फाइट होती रहती है, जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हो उनके साथ ही आपकी नहीं बन रही, वो स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। या फिर स्टेटस कॉन्ग्रुएंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट, आपको कोई सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, ये चीज़ें आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकती हैं। या फिर आपके जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हो ना, वहाँ स्टेटस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपके पास मनी कितना है, आप किस लेवल पे हो, और अगर आपका ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं है, अभी आप जस्ट बिगनिंग में ही हो, तो वो आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगा कि हाँ तो सब स्टेटस को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो ये सब चीज़ें क्या है, स्ट्रेसर्स हैं जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। अब स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे
कैसे कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज में क्या आता है, मसल रिलैक्सेशन, यानी कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसके थ्रू आपका स्ट्रेस कंट्रोल किया जा सके। बायो फीडबैक क्या होता है कि आप जो ऐसे हमारी मशीन वगैरह से यूज़ करना, जिससे आपका बीपी वगैरह पता चल जाता है, तो आप ये पता कर सको कि अगर आपका बीपी हाई हो गया है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें कंट्रोल करने पे वर्क कर सको, तो स्ट्रेस कंट्रोल हो जाए। मेडिटेशन आपको करनी चाहिए जो बेस्ट मीन है आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, कॉग्निटिव यानी कि माइंड, रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि दोबारा से स्ट्रक्चर करना। सो माइंड के अंदर जो चीज़ आपको स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, जो ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, उसके बारे में फिर से सोचना और उसे पॉजिटिव वे में चेंज कर देना, वो होता है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, ताकि वो स्ट्रेस क्रिएट ना करे। और टाइम को अच्छे से मैनेज करना, बिकॉज बहुत बार क्या चीज़ हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट करती है कि हम डेडलाइन पे पहुंच जाते हैं बट हमारा काम कंप्लीट हुआ नहीं होता। जैसे कल एग्जाम है और आपने अभी तक यूनिट नहीं किया, तो आप अभी से प्रिपेयर करो, अभी तो आपके पास 5-6 महीने हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो वो हमारा क्या होता है, अच्छे से अगर हमने टाइम मैनेज किया है तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा आगे आके। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकती है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ के? इंप्रूविंग द फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि जहाँ वो काम करते हैं उसे इंप्रूव कर दे, अच्छी सेटिंग्स प्रोवाइड करे, अच्छी जगह प्रोवाइड करे उन्हें काम करने के लिए। जॉब को डिज़ाइन करे, जॉब को इस तरीके से डिज़ाइन करे कि स्ट्रेस अपने आप एलिमिनेट हो जाए। सिंप्लीफाइड जॉब हो, बिल्कुल ईजी हो, जिसके अंदर रोल क्लियरली डिफाइन हो, तो स्ट्रेस नहीं होगा। चेंजिंग वर्कलोड, अगर उन्हें लगता है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर ओवरलोड है या फिर अंडरलोड है, तो डेडलाइंस को या फिर वर्कलोड को चेंज कर देना, वर्क स्केड्यूल को चेंज कर देना, उन्हें रिलैक्सेशन या फ्री टाइम थोड़ा प्रोवाइड करना जहाँ पे उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सके, या फिर वो किसी और चीज़ के बारे में अपने माइंड को थोड़ा कंसंट्रेट तभी आप हो पाते हो। अगर आप लगातार 6-7 घंटे पढ़ोगे ना तो आपका कंसंट्रेशन बीच में जाएगा। अगर आप थोड़ा ब्रेक ले रहे हो तो आप दोबारा से रिफ्रेश होकर आते हो। सो स्केड्यूल्स बना देने चाहिए। ग्रेट लेवल ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन पे फोकस करना चाहिए। रोल क्लैरिटी एंड रोल एनालिसिस, बिकॉज रोल की एम्बिग्यूटी होती है, क्लैरिटी नहीं होती तब स्ट्रेस होता है, तो रोल की क्लैरिटी पे फोकस करना चाहिए। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगर टीम के अंदर सबके अंदर कोहेंसिवनेस है, सब एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कन्फ्लिक्ट कम होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अच्छी फ्रेंडशिप होगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम होगा। आपको वर्कशॉप लेके आने चाहिए बर्नआउट के लिए और ग्लो अप के लिए। बर्नआउट मतलब जब नेगेटिव इंपैक्ट आता है ना स्ट्रेस का, जो डिजास्टर इंपैक्ट होता है, उसको हम बर्नआउट बोलते हैं। और जिस स्ट्रेस की वजह से हम कुछ बड़ा अचीव कर गए तो वो ग्लो अप होता है। तो उसके ऊपर आपको वर्कशॉप देनी चाहिए कि ये देखो हमने इतना स्ट्रेस लिया, हमने स्ट्रेस को कंट्रोल किया तो हम यहाँ पहुँच गए, जिससे बाकी लोग मोटिवेट हो सकें, इन्फ्लुएंस हो सकें। फिजिकल फिटनेस पे प्रोवाइड या फिर असिस्टेंस प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को अरेंज करने चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेस को मैनेज किया जा सके। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section and don't forget to like, subscribe and share. Thank you.